आज इस लेक्चर के अंदर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे और आयोग ने किस टाइप के अलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे हैं वो भी देखेंगे हम। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स में आपको रट्टा मारना पड़ेगा वो भी देखेंगे। पहले तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में कराया था, तो आपको उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कराए थे। 73rd 74th भी कराया था, 42nd 44th भी कराया था, 52 भी कराया था। तो उसके अंदर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो पंचायती राज थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको फॉर्म किया गया। तो सेवन देखना जरा 72 है या 73rd, तो 73rd इसका आंसर होगा वैसे। तो आपको एक बार देखना है इसको। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी की। देखो, जैसे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि कहाँ से लिए गए। तो ये हमारे जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। पार्ट 4 के अंदर रखा गया है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पॉलिसी को डील करते हैं, डीपीएसपी। और ये जो एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये सरकार को कुछ काम दिया गया है इन एक्ट के, ये जो जितने भी आर्टिकल है कि आपका ये काम है, आपको ये करना है। ये जो लॉ है इनको इंक्लूड करना है अपनी जो पॉलिसी होती है, जहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाओगे। अम्बेडकर साहब ने इनको नोबल फीचर बोला गया था। और ये इंस्ट्रूमेंट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से फेमस थी ये। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये बताते हैं कि जो हमारा स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट, मतलब जो हमारा देश है वो वेलफेयर देश है। वेलफेयर देश, पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेट का मतलब ये होता है भाई डंडा मारेंगे तुमको, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी भलाई के लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ पर भले से करप्शन चलता हो कि अगर 100 करोड़ ऊपर से आए हैं सरकार की साइड से, तो उसमें से 50 करोड़ जो है पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट खा जाते हो, लेकिन 50 करोड़ तो आ रहे हैं। तो जो भी आ रहा है उसको सरकार से जो भी तेल निकले वो ठीक है। तो वेल ये पता होना चाहिए कि हमारा जो आपको बोल ये ऐसा क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि बताइए कि किसके कौन से पार्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो हमारा स्टेट हो वेलफेयर स्टेट हो। तो पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर बोला गया है। अच्छा, ये जो है ना नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो इनको इन्फोर्स नहीं किया जाए, सरकार इनको इन्फोर्स नहीं कर रही, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जा सकते हो कि भाई देखो सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, इसमें ये लिखा हुआ, इसमें वो लिखा हुआ, फलाना ढिमकाना, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये तो स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, इनको वैसे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वैसे इनको किसी भी कैटेगराइज नहीं किया गया, लेकिन ऐसा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, लिबरल प्रिंसिपल्स, इनकी फॉर्म में इनको मतलब कैटेगराइज किया गया है। तो देखो, इसमें कुछ आर्टिकल का तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब कुछ आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं बता रहा हूँ, बस आप उसी को रट्टा मार लेना। वैसा आ जाना चाहिए उसी में से। जैसे कि आर्टिकल 39, तो 39 के भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन जो है, आपसे पूछा जा सकता है कौन से पार्ट का है ये, किस माता डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 39 है, 39 के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये वाला, ये तो पूछा भी गया, 2-3 बार पूछा है। टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड किस आर्टिकल के अंदर दिया जाता है, आर्टिकल 39A के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अदरवाइज आप जो रिमेनिंग आर्टिकल इनको स्किप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। 2-3 आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 और 39A, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब बात करते हैं गांधीयन। देखो, गांधीयन में तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है गांधीयन फिलॉसफी, और पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन गांधी सिलेबस दे रखा है भैया उसके अंदर। तो आपको गांधी से रिलेटेड चाहे वो पॉलिटी आए या कुछ भी आए, छोड़ना नहीं है। तो इसमें तो भैया आपको सबको रट्टा मारना पड़ेगा कौन सा आर्टिकल, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हो गया ये आर्टिकल, ये 2019 में पूछा गया था जब लास्ट बार पेपर हुआ था। आर्टिकल 39 टू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contain the directive principle of the state policy, identify the articles which have scope of the Gandhian principle। क्यों, अब ऐसा क्यों दिया उसने, क्योंकि वो उसमें एक पूरा टॉपिक है कि गांधी से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो गांधी से तो भैया मैं ये जो है प्रिंस ये वाली जो स्लाइड है इसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपको इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको। सारे ये जो मैंने दे दिए हैं यहाँ पर, इसका तो आपको जो है बार-बार देखना पड़ेगा। इसमें से हो सकता है गांधी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, क्योंकि टॉपिक दे रखा है। इंटेलेक्चुअल और ये जो लिबरल प्रिंसिपल्स है, इसमें से मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूछा गया था, ये बहुत पूछा जाता है आर्टिकल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो काफ़ी चर्चा में भी था ये। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 44 है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो ये आर्टिकल कि भाई जो मतलब वो आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 हमारे एनवायरनमेंट जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाने की बात करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 एक तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक फंडामेंटल ड्यूटी। ये दो ऐसे हैं जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में, कि ये बताइए कि ऐसे कौन से दो जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या फॉरेस्ट को बचाने की बात की गई है, और क्या उसके अंदर और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर फॉरेस्ट को बचाने की बात की गई। हाँ भाई, 2 के अंदर ही हमारे फॉरेस्ट को, इवन अब जब आप मेन लिख रहे हो तो यूपीएससी या किसी का भी पीसीएस का लिख रहे हो, तो अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड आए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए कि भाई आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51A, तो क्योंकि वो 51A से रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों जो है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अभी एक आर्टिकल इसमें आता है कि जो हम इंटरनेशनल पीस होती है, ट्रीटीज भारत सरकार साइन करती है और इंटरनेशनल जो लॉ है उनका वो सम्मान किया जाता है। तो आर्टिकल 51A, ये सॉरी 51 नहीं 51A, तो ये आर्टिकल 51 है जो जैसे भारत, जैसे कि ये हो गया कि हम इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो सब आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 के अंडर साइन की जाती है, ठीक है? तो इस ये आर्टिकल, ये कुछ आर्टिकल हैं, अगर अदरवाइज बाकी आप स्किप कर सकते हो। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आपको बता दिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पर ये कि व्हाट डज द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो सी आंसर है इसका, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, पार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 3 के अंदर क्या डाला गया है, मैंने आपको बताया था, पार्ट 3 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई किस पार्ट के अंदर ये डाला गया है। देखिए, द प्रोविजन ऑफ फॉर द फ्री लीगल एड इज आर्टिकल 39A के अंदर, मैंने आपको बताया आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A और 39 ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं उसके अंदर आप कर लोगे। अब ये देखिए यहाँ पर, वैसे मैंने ये क्वेश्चन पीछे उसमें कराया था, लेकिन इसमें एक देखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो इसके अंदर यही पूछ रहा था कि कौन सी बात गलत है। वैसे ये बात, अब देखिए, जब तक ये इस क्वेश्चन का आंसर आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप फंडामेंटल ड्यूटीज ना पढ़ लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना पढ़ लो, फंडामेंटल राइट ना पढ़ लो। तो मैंने आपको 2 ये तो करा दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको ये पूरी स्लाइड पर रट्टा मारकर गार्जियन प्रिंसिपल्स के, अब देखो कोई सी स्लाइड मतलब चाहे इसमें सब कुछ स्किप कर दो, 2 जो मैंने बोला वो इसमें जो इसको मैंने व्हाइट कलर कर दिया है उस वही कर लो, बाकी सब स्किप कर दो। और मैंने डाल दिया ऐसा कि भाई जिसको करना है वो कर सकता है, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको देखो स्किप नहीं कर सकते, और ये वाला स्लाइड अच्छे से तैयार करने के बाद फिर आपको इसका क्वेश्चन का सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है? तो ये हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे गए, आयोग ने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे ये भी देखेंगे। देखो, मैं आपको सारी चीज़ें A to Z कराता चल रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा सकते हैं आयोग ने। 2015 से लेकर 2000 अब तक के मैंने सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी थे, सब सारे जितने भी मुझे मिले मैंने सॉल्व कर डाले। पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी के भी सारी चीज़ें ऐसी सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।